तो आज हम लोग वेक्टर का दूसरा क्लास है ना। तो कल क्या क्या पढ़ लिए थे वेक्टर में? वेक्टर रिप्रेजेंट करना तो सीख लिए थे ज्योमेट्रिकली। आज हम लोग वेक्टर बनाना सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। पहले खैर उससे पहले जो हम लोग कल सीखे थे कि यार देखो, अगर ये लिखा हुआ है कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए अगर लिखा हुआ है, वेक्टर ए का मतलब ज्योमेट्रिकली बनाना है इसको, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तुम्हें दिया हुआ है 10 न्यूटन, और अगर ये बोल रहा है कि ईस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ है तो क्या करते थे हम लोग? ये तो वहाँ देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट बना लेते थे, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, और ये 10 न्यूटन हम लोग कहीं पर भी ऐसे करके 10 न्यूटन दिखा सकते थे, ये है ना। कल ये सब कर लिए थे ना। अब अगर मान लो सवाल ऐसे आ जाए, देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक है, तो मैं ऐसे ही छोटा सा एरो करके दिखा देगा कि देखो इधर जो है ना 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसे करके ऊपर ऐसे करके 4 न्यूटन लग रहा है, ऐसे करके दिखा दिए। अब बोला इसको लिखो, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? तुम्हें तो ऐसे मान लो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख रहा है, तो तुम इसको लिखोगे, ये फोर्स है, तुम्हें दिख रहा है कि फोर्स का यूनिट है, तो तुम ऐसे लिखोगे कि ये जो है ना 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, और क्या है, एंड 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है, ऐसे नहीं लिखोगे। लेकिन एक साथ लिखना है ना, तो ये तो अलग अलग अगर लिख दिए तो फिर एक साथ कैसे लिखोगे? तो अगर मान तुम्हें एक साथ लिखना है तो तुम लिखोगे फोर्स, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तुम्हें, तो तुम लिखोगे 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट प्लस 4 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ। इसको और सिंप्लीफाई किया गया, समझ रहे हो? इसको आप इतना अगर तुम लिखते जाओगे तो फिर मैथमेटिकली ये ठीक नहीं लग रहा है। तो जो है ना, बार बार तुम अगर टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ इस तरह से लिखोगे तो फिर तो मैथमेटिकली एकदम थोड़ा पजल हो जाएगा। अगर अच्छा खासा आ जाए तो फिर वैसे कर करके तुम कितना लिखोगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना एक कन्वेंशन बनाया गया, ठीक है, कि भाई डायरेक्शन दिखाने के लिए ना एक सिंबल बना दिया गया, कन्वेंशन बना दिया गया, उसका नाम हम लोग यूनिट वेक्टर देते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर, तो शुरुआत आज करेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर से। क्या होता है यूनिट वेक्टर? अभी तो समझ लो कि यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, तो पहले तो यूनिट वेक्टर के बारे में 2-3 पॉइंट जो है, यूनिट वेक्टर क्यों नाम पड़ा वो तो हम बाद में बताएंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्या काम करता है। तो यूनिट वेक्टर अगर मोटा मोटी समझो तो ये यूनिट वेक्टर जो है ना डायरेक्शन को बताता है। ये लाया ही इसलिए गया था कि बाद जैसे लिखे कि 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे मान लो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर थोड़ा मतलब मज़ा नहीं आता है। देखो मैथ में सिंबल लाया गया है, बड़े बड़े चीज़ों को छोटा करके लिखने के लिए सिंबल, समझ रहे हो? तो उसी तरह से इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए जो है ना एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो यूनिट वेक्टर में सबसे पहला बात यह है कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल होगा तो फिर नाम क्यों है यूनिट वेक्टर? हाँ, यूनिट वेक्टर इसलिए इसका नाम है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। पहला बात कि ये डायरेक्शन को बताता है, इट शो ओनली डायरेक्शन।
पहला बात ये हो गई। दूसरा है कि मान इट हैज, इट इज ए वेक्टर, हैज, इट इज ए वेक्टर हैज नो यूनिट, नो यूनिट एंड डायमेंशन। और यूनिट है ये नहीं तो डायमेंशन कहाँ से होगा? इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। और तीसरी बात तो क्या बता सकते हो इसमें? तीसरी बात ये बता सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। इट्स मैग्नीट्यूड अब इसमें समझ में आ जाएगा। ये 3 पॉइंट तो तुम्हें याद रखना ही होगा यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। फिर आगे देखो, ये तो यूनिट वेक्टर के बारे में कि भाई साहब डायरेक्शन को बताएगा, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए इसका नाम यूनिट वेक्टर है। अब आगे चल के कन्वेंशन बना देगा, जैसे कि अगर वेक्टर ई कैप में हो, ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हें अगर यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम बनाओ तो ये एक्स एक्सिस मानते हो ना, ये वाई एक्सिस है, इसी तरह से तुम्हें ये जेड एक्सिस है, एक्स के अपोजिट इधर जो है माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको जो है ना एक कन्वेंशन बना दी, जो एक्स एक्सिस के तरफ का वेक्टर जो होगा उसको आई कैप के में लेंगे, क्या लेंगे? आई कैप में। तो इसकी जो अपोजिट हो जाएगा वो माइनस आई कैप हो जाएगा, बताओ। और वाई एक्सिस में लेंगे तो जे कैप, और इधर माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं आई कैप को क्या लिख सकता हूँ कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो उस तरह से अगर जे कैप को क्या लिखेंगे? और के कैप को नोट भी कर लो साथ में, वेक्टर अलोंग एक्स वाई हो गया, जेड एक्सिस है ना। अगर माइनस आई कैप हो जाए तो यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। यानी कि अगर एक्स एक्सिस के तरफ अगर कोई वेक्टर हो तो डायरेक्ट हमें उसको हटा के आई कैप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो, तुम्हें पता है कि देखो नॉर्थ एक प्लेन में ही होता है और आई जे भी एक प्लेन में ही है, तो नॉर्थ की जगह पर क्या हो जाएगा? ये जे कैप हो जाएगा, और ये ईस्ट की जगह पे आई कैप हो जाएगा। तो साउथ माइनस जे कैप और वेस्ट माइनस आई कैप। तो क्या यहाँ पे अगर मैं इसको वापस से लिखना हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 न्यूटन आई कैप, बोलो, प्लस 4 न्यूटन जे कैप। तो ये तुम्हारा वेक्टर लिख दिए। मैथमेटिकली जो है ना इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। यानी कि तुम्हें अगर ये लिखा हुआ हो तो तुम्हें इस तरह से तुम्हें बनाना आना चाहिए ज्योमेट्रिकली। अगर ज्योमेट्रिकली दिया हुआ हो, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो आना चाहिए। यानी कि तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि आई कैप जे कैप है क्या। तो आई कैप जे कैप और के कैप एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। अब ये जैसे देखो यहाँ पर देखिए आई कैप, तो आई कैप से हम क्या समझे कि भैया ये एक यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस के अलोंग को दिखाने के लिए हम लोग यूज जो करेंगे वो है आई कैप। उसी तरह से जे कैप में दिखाने के, सॉरी वाई एक्सिस में दिखाने के लिए, अगर वेक्टर वाई एक्सिस में है उसको दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर लाए जे कैप। उसी तरह से के कैप है। यानी कि हम यहाँ पर तुम देखो तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। क्या इस वेक्टर में कोई यूनिट लगा हुआ है? कोई भी यूनिट नहीं लगा हुआ है। क्या इस वेक्टर का कोई डायमेंशन हो सकता है? कोई भी डायमेंशन नहीं है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको और थोड़ा सा मतलब और समझेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ना, यूनिट वेक्टर से हम लोग जो है वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। यूनिट वेक्टर से ही हम लोग वेक्टर को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। तो पहले फिलहाल तुम्हें इतना जो मैं बताया हूँ ना, इसको तुम थोड़ा सा नोट कर लो, फिर आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। समझ में आया? तो जल्दी इसको नोट करो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो हो गया? तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, ये 3 पॉइंट ना, ये तो तुमने याद ही हो जाना चाहिए, कोई भी सूरत में, चाहे जैसे भी हो, इसको याद ही कर जाओ। अभी तुम्हें और समझ में आएगा जब इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये याद हो गया ना कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इसको। क्या है आई कैप? तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जे कैप, के कैप, नहीं, हाँ जेड एक्सिस, सही। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। यानी कि देखो, अगर तुम ये निकाल लिए F बराबर जो है वेक्टर F इक्वल टू 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन जे कैप, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ ये दिया हुआ हो तो मैं ये देखो, क्या कल क्या बताए थे कि जैसे 3 न्यूटन आई कैप है, तो क्या इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि देखो इधर जाके 3 न्यूटन, यानी कि लेंथ 3 सेंटीमीटर के अराउंड होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानते हैं, क्योंकि लेंथ का तो यूनिट मीटर ना होता है, मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब हम लोग कल बताए थे कि जो मैग्नीट्यूड जो होता है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लेते थे, लेंथ। यानी कि वेक्टर को मुझे अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना हो तो एक लेंथ था, उसमें एरो लगा हुआ था, कल बताए थे। तो ये जो लेंथ है ना, लेंथ वो किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को, और एरो डायरेक्शन को। तो देखो 3 न्यूटन, ठीक है, ये 3 न्यूटन इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, और डायरेक्शन तो तुम्हें दिख ही रहा है इधर है, ठीक है। अब इसके फिर प्लस में 4 न्यूटन जे कैप है। तो प्लस अगर मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे ऐड करना होता है, तो जैसे देखे पहला वेक्टर यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जाकर खत्म हुआ, समझ रहे हो बात को? तो दूसरा वेक्टर अगर इसमें जोड़ना है ना, तो जहाँ से खत्म होता है, यानी कि एरो पे ही दूसरा वेक्टर को शुरू करते हैं, यानी कि दूसरा वेक्टर 4 न्यूटन है, और जे कैप की तरफ जाना है, तो यहाँ शुरू करेंगे और ऊपर जाएंगे, थोड़ा इससे लंबाई बड़ा होना चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। समझ रहे बात? तो तुम कहाँ पहुँच गए, यानी यहाँ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और तुम्हारा ये एंड पॉइंट है। ये एंड पॉइंट, जहाँ पे एंड पॉइंट है तुम वहाँ पहुँच गए हो। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये भी तो हो सकता है कि चलो ठीक है, 2 वेक्टर यूज किए, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, क्या एक मतलब मुझे यहाँ पहुँचने के लिए मैं यहाँ से एक वेक्टर और यूज कर सकता हूँ जो डायरेक्ट मुझे वही पहुँचा दे। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ से शुरू करना है, शुरू वहीं से करना है, जो शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से। अब पहुँचना यहाँ है, तो एक वेक्टर तो मैं ऐसे बना सकता हूँ ना, जो डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दे। यानी कि एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है वही काम कर रहा है जो ये दोनों वेक्टर मिलके कर रहा है, यानी कि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर। तो समझ रहे हो? हाँ, यानी समझ रहे हो कि मुझे यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ हमारा स्कूल है मान लो, तो घर से स्कूल जाने के लिए मैंने ये 2 वेक्टर का यूज किया कि भैया जो है ना 3 न्यूटन तुम्हें, मतलब अब यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आएगा जिससे डिस्प्लेसमेंट टाइप का फिजिकल क्वांटिटी आएगा, वो भी वेक्टर है। बोलेगा कि तुम 3 मीटर चलो ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। अब फिर वहाँ से जैसे 3 मीटर चला
और उसके बाद 4 मीटर चल देना नॉर्थ के डायरेक्शन में, तुम स्कूल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि हम उतना क्यों चलेंगे, डायरेक्ट यहाँ से सीधे उठेंगे यहाँ चल देंगे। तो यानी ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है ये तीसरा वेक्टर, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। यहाँ फोर्स यूज किए हैं, तो तुम देखो ये फोर्स जो है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। कोई बोलेगा चलो ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो मैग्नीट्यूड कितना है, तो भैया ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये लंबाई नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। किसको याद करेंगे? पाइथागोरस को याद करेंगे। तो पाइथागोरस को याद करो, कर लिया याद, कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो क्या 5 सेंटीमीटर के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग 5 न्यूटन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बस हो गया। यानी कि ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 न्यूटन। ये समझ में आया? तो कैसे किए हैं? तो कैसे किया? अगर मान लो इस सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। डायरेक्शन तो दिख रहा है एरो से, पर इसको लिखना होगा मुझे अगर डायरेक्शन, भाई तो कैसे लिखेंगे? तो वो तो हम आगे देखेंगे ही। अच्छा सोचो कि ये वेक्टर को जो बनाया गया होगा, तो मैं ये वेक्टर को बना रहा हूँ। देखो ये फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर तो है 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन जे कैप। मैं सिर्फ मुझे ये वाला वेक्टर दिया हुआ हो, तो ये वाला वेक्टर से मुझे ये वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है कि इसका जो है ना 5 न्यूटन तो आ गया है ना, बोलो 5 न्यूटन आ गया। और नीचे क्या करेंगे, अगर मैं 5 न्यूटन दे के, सोचना अब मुझे लाना ये वाला वेक्टर, तो ये ऊपर ऐसे करके 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन जे कैप, ये कटेगा तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड है, किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो चीज़ें है वो डायरेक्शन है। वैसे भी तुम्हें ये बात पता है कि मान लो कि अगर मुझे ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर लिखना है तो 2 चीज़ें चाहिए। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा ए वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। यानी कि ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए ऐसे करके 2 एरो लगा देते हैं। ये भी धीरे धीरे अपने नॉलेज में ऐड करो इसको। और दूसरा इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। बोलो तो अगर मुझे डायरेक्शन अगर निकालना है किसी वेक्टर का, अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, जिस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है वो वाला वेक्टर, देखो ये डायरेक्शन हो गया, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे ना, बोलो। तो डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब समझना बात को, यहीं से चीजों को पकड़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन बराबर किसी वेक्टर, किसका डायरेक्शन है, ए वेक्टर का डायरेक्शन है। किसी का कैसे है, ये ए वेक्टर है, उसी का मैग्नीट्यूड है, और उसी का क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन जो आया है इस ए वेक्टर का आया है, तो जिस वेक्टर का हम डायरेक्शन लिखते हैं वो वाला वेक्टर ऊपर होता है, और नीचे उसी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अभी बार बार डायरेक्शन लिखेंगे ना, तो अच्छा जिस वेक्टर का डायरेक्शन है इसके लिए भी एक सिंबल डाल दिया गया, इसको बोलते हैं ए कैप। क्या बोलते हैं, ए कैप। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें जो है नीचे लिख के दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको डायरेक्शन ना लिख के डायरेक्ट ये लिखूं, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ डायरेक्शन को बताया। तुम देखो यहाँ पे, यहाँ भी कुछ उसी तरह से चीजें हुआ है कि ये तो चलो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जो चीज लिखा हुआ है ये डायरेक्शन अलोंग एफ वेक्टर है। ये एफ वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है। ये जो नेट फोर्स है ना, उसके अलोंग ही तो डायरेक्शन है ये वाला मैथमेटिकली। तो उसमें क्या हुआ कि जिस फोर्स वेक्टर का ये डायरेक्शन है वही फोर्स वेक्टर है यहाँ ऊपर, और उसी का तो मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो, या तो ऐसे समझ लो कि डायरेक्शन निकालने के लिए जिस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना वो वाला वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड।
तो ये क्या है, ये इसको हम लोग मैथमेटिकली ए कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए कैप। तो ध्यान देना कि ऐसे अगर एरो है तो पूरा ए वेक्टर है। अब अच्छा, वेक्टर मतलब वेक्टर के ऊपर मतलब ए के ऊपर अगर कैप लगा हुआ है, इस तरह का सिंबल है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसको अगर हमको पढ़ना है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक यूनिट वेक्टर है जो किसके अलोंग है, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये भी बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं कुछ? तो तुम्हें यूनिट वेक्टर और थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ये ए वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन है। समझ में आया? तो किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो सीधा सा कंक्लूजन ये निकल के आया कि किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो वो वाला वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यही करना है। तो दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि अभी सवाल एकदम बम्बार्ड कर देंगे, 3-4 को सवाल दे देंगे खटाखट, तो वो तुम्हें समझना है। तो अब यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग 3-4 पॉइंट मुझे कलेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पहला तो भाई साहब, यूनिट वेक्टर का ना कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा बात, यूनिट वेक्टर का नाम यूनिट क्यों है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। और दूसरी बात है कि यूनिट वेक्टर का नाम यूनिट इसलिए है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। सोचो ना, अगर उसका मैग्नीट्यूड यूनिट, कोई भी वेक्टर को बनाना है तो उसके मैग्नीट्यूड चाहते हैं और उसका डायरेक्शन। तो मान लो एक यूनिट वेक्टर बना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इनटू डायरेक्शन, यानी कि ये अगर यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर में अगर हम लगा दे तो उस वेक्टर का डायरेक्शन को ही तो केवल बताएगा, क्योंकि अपना इंपैक्ट कहाँ छोड़ेगा, इसका तो यूनिट ही 1 है। और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका इफेक्ट पड़ता नहीं है, मैग्नीट्यूड में तो नहीं पड़ता है। और साथ में डायरेक्शन उसमें जुड़ जाए तो वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो? मान लो कोई वेक्टर दिया हुआ है और कोई वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, अब उसमें अगर हम यूनिट वेक्टर ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट वेक्टर बन गया ना वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो छेड़छाड़ नहीं हुआ, उसकी जो भी लंबाई था वो लंबाई मेंटेन रहा। साथ में उसके साथ में ये हुआ उसको फायदा, उसके पास एक डायरेक्शन आ गया तो वो कंप्लीट वेक्टर बन गया। तो ये यूनिट वेक्टर का यूज जो है ना, वेक्टर बनाने के लिए करते हैं, वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं। समझ में आया? तो इसको तुम लिखोगे तो एक सवाल तुम देखते हैं कि कितना क्लियर हुआ है। तो एक सवाल लो, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई कितना क्लियर हुआ है। तो बनाओ, इसको नोट करना है। तो ऊपर सवाल लिख देता हूं मैं कि इसे तुम्हें बताना है कि which is the unit vector। तुम्हें चूज करना है। हाँ, पहला है आई कैप प्लस जे, चूज करना है बस तुम्हें। मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। ये नोट हो गया, बस इसको मिटा दे। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो इसमें तुम्हें चूज करना है कि कौन सा वेक्टर, विच वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। इसमें कौन सा वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, विच वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। इसमें विच वेक्टर जोड़ लो, विच वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर। 4 ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये सॉल्व करो।
चलो चलो देखते हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, इससे पहले जो हम लोग वेक्टर लिखे थे ना, वहीं से कॉन्सेप्ट को और थोड़ा अच्छा करते हैं। इससे पहले जो वेक्टर लिखे थे वो लिखे थे 3 न्यूटन आई कैप प्लस 4 न्यूटन जे कैप, ठीक है। इसको हम लोग और लिखना चाहते हैं तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 5 न्यूटन आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी 3 न्यूटन आई कैप 4 न्यूटन जे कैप अपॉन 5 न्यूटन, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम भी बनाए थे कि ये देखो 3 न्यूटन है तो 3 इधर जाएंगे, इसके ऊपर फिर 4 जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो एक हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ले सकते हैं जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। ये 3 न्यूटन था, तो ये 5 न्यूटन आ गया था। तो ये जो लेंथ हम निकाले थे, यानी कि जो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाले थे, वो 5 न्यूटन कैसे आया था। तो तुम देखो ये वाला वेक्टर को, तुम देखो ये आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है और जे कैप का जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर हम मुझे ये वाला निकालना है 5 न्यूटन, तो कुछ और नहीं किए थे। क्या किए थे देखो, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की निकालने की बात कर रहे हैं। तो अंडर रूट जो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर रहा था, बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तभी तो ये 5 आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर तुम्हें कहीं पे भी अगर मान लो कि f बराबर अगर लिखा हुआ है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, यही करोगे। बोलो, ये 2 डायमेंशन में वेक्टर दिया हुआ है। अगर मान लो कि 3 डायमेंशन में वेक्टर दिया हुआ हो कि एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो तुम क्या करोगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। याद रखना, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 डंडा लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो तुम इसमें क्या लिखोगे, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। यानी कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो और वो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया हुआ हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कुछ नहीं करेंगे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। अरे समझ में आ गया। तो पहले ये तो नोट कर लो, ये चीज़ें दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कर लिया नोट। तो अभी तो हम सवाल डिस्कस नहीं किए, अब सवाल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी देना जरूरी था तो मैंने दे दिया। अब सवाल डिस्कस करेंगे। अभी भी तुम लोग अपने आंसर पर कायम हो? नहीं। अब कौन आंसर है तुम्हारा? नहीं बोला था नहीं, हम अभी भी तुम्हें चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। वो जो होता है ना कि कंप्यूटर में भाई आंसर पता चल जाए गलत है तो चेंज कर सकते हो तुम, जब तक फाइनल सबमिट ना हो उससे पहले तक तो भाई जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो कर ही देता है। तो फिर से अभी भी कोई गुंजाइश? हाँ तू बताओ, तुम क्या बोली आंसर? 3 और 4। भाईजान आप? तो तुम कायम हो गए इसी पे तुम दोनों। 3 और 4 देखा जाए, क्योंकि उसके बाद आप लोग अपने आंसर को मैच कीजिएगा। पहला गलत है। क्यों गलत है पहला? हाँ, इसका यूनिट वेक्टर का तो भाई मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 3 आ गया। इसीलिए ये वाला वेक्टर तो पहले ही गलत हो गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसको हटा दिए। दूसरा क्यों हटाए? इसका मैग्नीट्यूड चलो 2 है, इसलिए इसको भी हटा दिया। तीसरा क्यों हटाया? तीसरा हटाया ही नहीं, तीसरा हम हटा देते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर में कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं समझ रहे बात? यहाँ पे इसलिए नहीं बोले कि यहीं बोल देते, तुम बोलता है अच्छा आप तो हम आंसर चेंज कर लेंगे। तीस तो पहले गया तीसरा। देखो इसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है, तुम्हारे अनुसार मैग्नीट्यूड इसका ठीक है कि मैग्नीट्यूड जो होता है ये 1/√2 हो गया, तो ये 1/2 प्लस 1/2, यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये 1 हो गया, तो इसका तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है।
और यह यूनिट नहीं, यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता, और यहाँ पर यूनिट लगा इसलिए तीसरा भी गया। और चौथा, तो चौथा सही है, एक तो सही होना ही चाहिए। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई तब 50% तुम लोग का आंसर सही हुआ है ना। नंबर 1। चलो अभी तो शुरुआत है, एक दो सवाल लिख तो और हैं क्या एम नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ये एक्सक्यूज तो सब देते ही देते हैं। चलो सवाल लिख लेते हैं ना, खटाखट कुछ सवाल लिख लेते हैं, क्वेश्चंस। तुम्हें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर। पहला सवाल लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर, फटाफट लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of vector A vector equal to 2i cap minus j cap plus 3k cap। पहला सवाल। दूसरा लिखो, द यूनिट वेक्टर along is, इसमें भी वही यूनिट वेक्टर ही निकालना है, द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इस तरह से तुम्हें भाषा किताबों में मिल जाएगा, ऐसे करके लिखा होगा। अब बताओ, ये सवाल है, थर्ड सवाल। इफ अ यूनिट वेक्टर if a unit vector is represented by 0.5 I cap plus नहीं minus 0.8 J cap plus C K cap is बाय इतना, एंड उसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो फाइंड वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू निकालो। 3 सवाल बनाओ, आगे देखते हैं। इधर वाला मिटा दूं, चलो करो इसको। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर लेक्चर शुरुआत की थी ना आज का लेक्चर, उसको अगर तुम ध्यान से पढ़ते तो समझ में आ जाता। पहला सवाल बन गया। देखो क्या ये एक कैप क्या था, एक कैप था वेक्टर अलोंग, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और ये क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन है ये। समझ रहे बात को? तो वही तो पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो मतलब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है मुझे, ए कैप ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना, मतलब ए कैप निकालना है, और ए कैप कुछ नहीं था, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो भाई साहब कोई बहुत बड़ा सवाल तो था नहीं। ए वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप,
और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा देंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 9। ये कहोगे प्लस कैसे आया, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं 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 मैग्नीट्यूड लिखना तो उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे आया कि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट कितना थे, ऐसे आया। ठीक है, इसका स्क्वायर करके तो प्लस ही आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको करो, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ 9 4 13 14। ये आंसर हो गया। यही a कैप आ गया। क्या आ गया, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, पूरा यूनिट वेक्टर। अगर इसका तुम मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे ना तो वो 1 आएगा। ये क्या है, एक वेक्टर तो है लेकिन कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये ए वेक्टर के ना डायरेक्शन को बता रहा है। समझ में आया। उसी तरह से ये भी सवाल है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो। तो भाई किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट यहीं से कर दे। इसका सवाल का जवाब ये हो जाएगा, ए कैप यहाँ अगर हम निकालना चाह देंगे तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, बात तीसरा सवाल का आंसर कितना है, आंसर बताओ। सी का वैल्यू कितना आया है 0.89। तुम्हारा कितना है, हाँ 0.11। अभी तुम कहाँ हो, नींद में हो क्या, हाँ तुम, ये गलत है ये सही है। देखो कैसे गलत है, जोड़ घटाव नहीं आ रहा है क्या। चलो देखो, अब ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर खुद बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का खास बात, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका था, हमें बोला था जिसका कोफिशिएंट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बोलो 0.8 माइनस लगाएंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा, इसका माइनस ऐसे करके स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका इटसेल्फ मैग्नीट्यूड कितना है 1। इसको 1 के बराबर करेंगे, नहीं समझ रहे हो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 0.25, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हो बात, ये 1 ये कितना हो जाएगा, ये 0.89 हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर घटाएंगे तो 1 माइनस 0.89 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये कितना बच जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.11 सी स्क्वायर। तो सी कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.11। ये आंसर हो जाएगा तीसरा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ये नीट में सवाल पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लिखोगे सवाल। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर तो चलो समझ में आ गया, पोजीशन वेक्टर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी पोजीशन वर्ड यूज किए थे, नहीं यूज किए थे। पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन क्या है, मान लो स्पेस में पॉइंट रखा हुआ है, उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट यूज करना होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। अगर 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वो पॉइंट पक्का प्लेन में है, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो पॉइंट कहाँ है, स्पेस में है। अगर एक ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पॉइंट कहाँ है, किसी भी एक्सिस के लाइन पे है। याद करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था। हम लोग बस कोऑर्डिनेट सिस्टम को याद कर रहे हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ना। तो उसी तरह से इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा और उसको वेक्टर फॉर्म में लाना होगा तुम्हें, नहीं समझ रहे हो। उसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वर्ड तो हम लोग कहाँ यूज किए थे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ यूज किए थे ना, कि स्पेस में कोई पॉइंट है उसका पोजीशन बताओ। तो पोजीशन कहाँ से बताते थे, ओरिजिन से। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे दिया होगा उसको वेक्टर बनाना है तो हेडिंग थोड़ा लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है ना कि चीज़ों को ऐड करो, क्योंकि सवाल आएगा ना तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम्हें सॉल्व करना होता है। या लैंग्वेज में चीज़ें लिखा हुआ तो तुम्हें समझने में आसानी होगी कि यार ये चीज़ क्या दिया हुआ है। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर, पर इट टेल्स अबाउट टू थिंग्स। ये दो बातें बताता है। पहला, ये बताता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। उस पॉइंट के ओरिजिन से क्या डिस्टेंस हो उसको बताएगा, ये पोजीशन वेक्टर। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि तुम्हें कुछ इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तुम्हें पता है कि ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन होता था, याद करो। अब मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, तो इस पॉइंट का अगर मुझे पोजीशन बताना है तो हमें पता है कि x में x चलेंगे, फिर y चलेंगे, पहुंच जाएंगे। इसको वेक्टर फॉर्म में लाना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, तुम्हें पता है कि ये मान लो पोजीशन वेक्टर, तो क्या बताएगा, डिस्टेंस इसका जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस देखो ये वाला आ जाएगा, ऐसे करके, समझ रहे बात को, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये वाली बात होगी। दूसरा है कि डायरेक्शन जो है इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो दिख रहा है कि ये वेक्टर ऐसे है, अगर इस वेक्टर को बनाना तो ऐसे दिख रहा है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन भी यहीं से कुछ बता देगा, तो भी हम देख लेते हैं। तो पहला तो तुम देख लो कि तुम इधर x जाना होगा, तुम्हें x, इधर देखो y जाओगे, पहुंच जाओगे यहाँ पे। तो तुम अगर x के तरफ हम लोग अगर मान लो कि डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड तो चलो x हो जाएगा, इस लाइन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लाना है तो मुझे तो दिख रहा है कि ये x i कैप गए, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन दिखाना होता है, डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को i कैप से दिखाते हैं और y एक्सिस के अलोंग के डायरेक्शन को j कैप से दिखाते हैं। ये वेक्टर जोड़ देंगे तो ये x i कैप प्लस y j कैप हो जाएगा। तो यानी कि ये जो वेक्टर आया, ये जो इसको हम तो पोजीशन वेक्टर, इसको हम r से दिखाएंगे, तो क्या इस r वेक्टर को हम ऐसे दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो ये पोजीशन वेक्टर है, समझ रहे हो? नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट निकालना है, मान लो डिस्टेंस बताता है ओरिजिन से, तो तुम्हें देखो ना डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यही आ जाएगा, ठीक है। और आई कैप जे कैप जोड़ेंगे, अगर ये इसको वेक्टर लगाए थे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड निकला है तो इसमें वेक्टर लगा दो, आई कैप, ये जे कैप। ये ज़्यादा आसानी समझ में आ रहा है, वो वाला बात। तो ये समझ में आ गया, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी कि स्पेस में मान लो कहीं पॉइंट दिया हुआ है कि x, y, ये दिख रहा है वहाँ x, y और z, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है स्पेस में, यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये समझ लिख लियो क्या? तो यहाँ देख लो, ये कोई पॉइंट है स्पेस में, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इसको वेक्टर में तुम्हें लिखना है, तो ये पोजीशन वेक्टर तुम्हें बता दो, ये वेक्टर है, डायरेक्शन बता देंगे डायरेक्ट यहाँ से। ये जो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, उसको कैसे लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पोजीशन वेक्टर हो गया, आ रहा समझ? चलो एक सवाल लिखो, तो इसको मिटा देता हूँ। सवाल लिखो, फाइंड वेक्टर that has the same direction as, चलो लिख देता हूँ सवाल,
फाइंड वेक्टर that has same direction as -2, 4, 2 but has length 6। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, तब तक तुम पहला सवाल बनाओ, तो हम दूसरा सवाल लिख देते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर हो गया पहला, माना। तीसरा लिखो। फाइन चलो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करो इसको। हो गया पहला सवाल। तो ये दूसरा सवाल में ना, ये 3 सवाल है इसमें। फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट हैज द सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। ये पहला हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया। इसमें ही ऑलरेडी 3 है, तो मैं इसमें एक कोई डिस्कस कर दूंगा, 2 तुम घर से बना के लेके आना। तो पहला सवाल देख लेते हैं। कुछ नहीं है, तुम्हें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है कि कोई वेक्टर निकालना है? नहीं, वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर में देखो, वेक्टर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, बहुत आराम से पढ़ो यार सवाल को। सवाल जैसे ही पढ़ते हो ना, सवाल का लैंग्वेज अगर तुम क्रैक कर गए ना, तो वहाँ सवाल खत्म हो जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है उसी में से पूछा जाता है। कोई बहुत बड़ा मतलब तुम दिमाग पहले तो ये जो है ना डायमेंशन को कम करो, बढ़ाओ मत कि कहाँ से होगा, नहीं कुछ है। तुम्हें पहले सवाल पढ़ना है, उसके लैंग्वेज को करेक्ट करना है, और दिमाग में ये रखना है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसी में से है ये। तो तुम्हें वेक्टर निकालना है, तो मान लो कोई भी वेक्टर निकालना है, और वेक्टर मान लो कि ए वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर निकालना। तो कोई वेक्टर निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए मुझे। एक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और दूसरा उसकी डायरेक्शन चाहिए। यही तो चाहिए, कोई वेक्टर को निकालना है तो 2 चीज़ें चाहिए। अब देखो, इस वेक्टर के बारे में भी 2 बातें बता दिया है कि वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, ये वाले वेक्टर के अलॉन्ग है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 दिया हुआ है।
तो मैं इस वेक्टर को मान लो कि वो वेक्टर ए है, मान लिया कि मैंने ये वाला वेक्टर ए मान लिया हूँ। तो अगर मुझे ए वेक्टर निकालना है ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ए वेक्टर में ना वो तो 6 आएगा ही आएगा, क्योंकि लेंथ दे दिया, मैग्नीट्यूड दे दिया। अब सवाल सिर्फ आया डायरेक्शन का, और डायरेक्शन है इस वेक्टर के अलोंग। ये वेक्टर तुम्हें ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर को मैं आर वेक्टर मान लेता हूँ। तो वो क्या है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अरे समझ लो बात को, अभी तो मैंने पोजीशन वेक्टर लिखना सिखाया, अभी तो पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया। तो वो नहीं कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि ये x है, ये y है, ये z है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x है, y है, ये z है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अरे समझ रहे हो कुछ? तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला वेक्टर दिया हुआ है, इसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है इस वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन निकालना आता है, क्या करते हो, वो वाला वेक्टर लिख लो। तो 2 -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। तो इस सवाल समझ में आ गया, अंडर 24। तो ये तुम कर लोगे, ठीक। ये सवाल हो गया, ये पहला का जवाब हो गया। दूसरा में वही बात है कि भाई देखो ये फाइंड, अच्छा दूसरा सवाल अलग है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के अलावा। यूनिट वेक्टर तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर मैं पहला सवाल सॉल्व करूं, पहला सवाल जो वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालूं, तो ये वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, ये वाला वेक्टर है 9i कैप माइनस अंडर रूट 81 प्लस 25 ना भाई। तो ये कर लोगे 9i कैप माइनस 5j कैप अपॉन अंडर रूट, तो 80 20 100 तो 106। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक उसी तरह से दूसरा तीसरा का यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, तो ये सब तो कर ही लोगे। चलो इस सबको मिटा रहा हूँ मैं। ये तीसरा होता, तो तीसरा भी कुछ और नहीं, क्या लिखा, फाइंड यूनिट वेक्टर, वही है ना, प्रैक्टिस के लिए दे दिए। तो ये भी तुम घर से करके आ जाओगे। तो हाँ, तो यूनिट वेक्टर तुम निकाल सकते हो, है ना। यूनिट वेक्टर का यूज आगे हम लोग बहुत करेंगे। फिलहाल तो तुम्हें यूनिट वेक्टर समझ में आ गया होगा क्या है यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है 1 है, और हाँ यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छा इसको भी सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर निकालना है तुम्हें। तो ए वेक्टर के चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका डायरेक्शन चाहिए। बोलो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 3, तो ये 3 लिख देंगे 3, और इसका डायरेक्शन जो है इस वेक्टर के अलोंग है। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप, ठीक है। यानी कि इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन है इस वेक्टर का। ये जो वेक्टर मुझे निकालना है, मान लो ए वेक्टर निकालना है, इस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस वेक्टर, इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। तो 3 तो मैं लिख दिया। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन, और डायरेक्शन किसके अलोंग है, तो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है। किसी भी पोजीशन वेक्टर हो या किसी भी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वाला वेक्टर कितना है, 3i कैप माइनस 8j कैप, बोलो, और प्लस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिखाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 64 प्लस 1। तो इसको फाइनल अगर हम रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो -3i कैप माइनस 8j कैप। अच्छा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऊपर पूरा ना, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो हो जाएगा 9i कैप माइनस 24j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अंडर रूट कितना हो जाएगा 60, हाँ 75। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो इतना कर लेंगे। तो देखो पूरा यूनिट वेक्टर का रिवीजन कर लेना, ठीक है। और वो तो हम बताएंगे ही, आज रहने देते हैं। अच्छा जो हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे वेक्टर में अभी बात कर रहे थे, तो वेक्टर भी 2 तरह का वेक्टर होता है, ठीक है। एक पोलर वेक्टर होता है, ठीक है। एक क्या होता है, पोलर वेक्टर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, दिमाग में रख लेना। जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पोलर वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या अभी तो वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो पोलर वेक्टर जो होता है ना,
जैसे कि एफ वेक्टर लिखे थे, वो एफ वेक्टर एक पोलर वेक्टर था। पोलर वेक्टर में क्या होता है कि तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखेगा और एंड पॉइंट भी दिखेगा। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो सब पोलर वेक्टर ही पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट का मतलब देखिए, ये वेक्टर बना है तो ये पता है कि मुझे स्टार्टिंग यहाँ से है, एंड यहाँ पे हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दिखेगा। यानी ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट को दिखाने के लिए वेक्टर लाते हैं। ट्रांसलेशनल इफेक्ट मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, ये सब ट्रांसलेशनल मोशन के इफेक्ट को दिखाता है। और रोटेशनल इफेक्ट उसमें एक्सियल वेक्टर आ जाता है, जैसे कि ओमेगा आ गया, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, जैसे टॉर्क हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब तुम्हारा रोटेशनल इफेक्ट है। जैसे कि मान लो पार्टिकल घूम रही है, तो पार्टिकल जब घूम रही है तो ऐसे करके घूम रही है, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं दिखता है। ये पार्टिकल घूम रही है तो ओमेगा ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे करके। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना रोटेशन में, ये सर्कुलर मोशन जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तो वो जो वेक्टर यूज होगा उसको एक्सियल वेक्टर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है एक्सियल वेक्टर या पोलर वेक्टर, तो बस टर्म थोड़ा दिमाग में रखो और कुछ नहीं। पोलर वेक्टर में वही ट्रांसलेशनल इफेक्ट को दिखाना, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो ये इस तरह का चीज़ें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोमेंटम हो गया, इसमें मोमेंटम हो जाएगा, इसको पी वेक्टर बोलते हैं, और इसमें एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा जिसको एल से डिनोट करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ही। डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो गया। तो कुल मिला के जो हम लोग ट्रांसलेशन की बात करेंगे वो इस कैटेगरी में आएगा, और रोटेशनल वाला इस कैटेगरी में आएगा। ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे बस, और कुछ नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट के तौर पे अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं ना। तो अपना तब तक ख्याल रखो, मस्त अगला वीडियो का इंतजार करो, और बाकी ये सब रिवीजन करके आना। ठीक है, चलो।